हमें पहले वो कारखाने बनाने चाहिए जो दूसरे कारखानों को जन्म दें। आर्थिक शक्ति की नसें केवल यही प्रदान कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस्पात के कारखाने, परमाणु अनुसंधान, इंजीनियरिंग, ऊपरी ढांचे का निर्माण आदि जैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके लिए भारत की वर्तमान शक्ति उन आर्थिक आधारशिलाओं की ऋणी है। 1937 के संविधान सभा में नेहरू ने कहा था कि अगर हम एशिया या यूरोप के कोई छोटे से देश होते तो बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा महत्व है और क्योंकि भविष्य में ये और अधिक बढ़ेगा, अतः हम जो भी करते हैं वो टिक्का टिप्पणी का विषय बन जाता है और बहुत से लोग ये पसंद नहीं करते कि हमारा इतना महत्व हो। इतिहास में यथा स्थिति कभी भी सदा सदा के लिए नहीं रही है। रोमन साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, ये सब साम्राज्य अब नहीं है। पूरब की ओर देखो की तथाकथित नीति की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी। नेहरू के मस्तिष्क में पहला स्थान पड़ोसी देशों का था और दूसरा स्थान एशिया के देशों का, जो देश भारत के करीब से जुड़े हुए हैं। 8 मार्च 1949 को संविधान सभा में नेहरू ने कहा था कि एशिया के प्रत्येक कमोबेश अविकसित देश की मुख्य समस्या भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। हमारा सरोकार इन समस्याओं से है। हमारा सरोकार सीधे तौर पर सत्ता की राजनीति से नहीं है। कुछ समय तक रूसियों ने भी हम पर दबाव डाला, लेकिन बाद में जल्द ही हमारी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार संसार में अच्छाई और बुराई ही दो गुण नहीं है, अपितु उनके बीच में भी कई गुण हैं और सृष्टि का सच भी यही है। क्यों यूं कहे कि सहनशीलता, तर्क संगतता और सह अस्तित्व। कोई देश या विचारधारा सच पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती। सच किसी एक देश, एक जन या एक विचारधारा या एक जगत तक सीमित नहीं है। जहाँ रूस जाता है उसके पीछे पीछे अमेरिका का आना तय है। अगस्त 1970 में एक विदेश नीति सेमिनार में इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम दुनिया को वहां से देखते हैं जहां हम हैं, दूसरे देश वहां से देखते हैं जहां वे हैं। बहुत सी समस्याएं एक समान हैं, एक से लक्ष्य हैं, एक सी कठिनाइयां हैं और एक जैसे खतरे हैं, और ये सब भारत तथा अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। वह सभी के साथ दोस्ती चाहती थी, पर समानता की शर्तों पर। भारत और नेपाल का संबंध। भारत नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है। 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है और वो 5 राज्य हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेहरू और इंदिरा ने नेपाल की यात्रा की थी। सुगौली संधि नेपाल राज्य और प्लस ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था। सुगौली संधि 1816 में तथा 1860 में इसको लागू किया गया था। शांति और मित्रता की संधि इंदिरा गांधी और नेपाल के साथ हुई थी 1950 में। भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि इनका सदियों पुराना नाता है जो इन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का है। नेपाल भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक महत्व वाला देश है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगी है और इसी कारण नेपाल में उत्पन्न अस्थिरता भारत को भी प्रभावित करती है। दिसंबर 1950 में नेहरू ने संसद में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नेपाल में हमारे संवैधानिक हित के अतिरिक्त हमारी दिलचस्पी हमारे अपने देश की सुरक्षा में भी है। अति प्राचीन काल से हिमालय ने हमें भव्य सीमांत उपलब्ध कराया है। हालांकि अब ये इतने असंभव नहीं है जितने हुआ करते थे, पर वह अब भी हमारे लिए उपयोगी है। हम उस अवरोध में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि ये भारत की प्रधान रोक है। और सफाई के साथ उन्होंने कहा था कि नेपाल की स्वतंत्रता का हम चाहे जितना भी समर्थन करें, पर नेपाल में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम अपनी सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकते। वह सीमा पार करने के लिए बाधा का काम करता है, अन्यथा हमारी सीमा कमजोर होती है। शांति और मित्रता की संधि 31 जुलाई 1950 में हुई थी। भारत नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके प्रावधान थे, दोनों में से कोई सरकार ऐसे किसी भी खतरे को सहन नहीं करेगी जो किसी हमलावर से दोनों में से किसी भी देश की सुरक्षा को होते यदि दोनों में से किसी भी देश की सुरक्षा को होता है। यह आदेश देता है कि ऐसे किसी भी खतरे की स्थिति में वे एक दूसरे से परामर्श करेंगे और इसका सामना करने के लिए कारगर उपाय करेंगे। नेपाल भारत के आंतरिक किसी भी अन्य देश से युद्ध का साजो सामान आयात करने से पहले नेपाल भारत से सलाह लेगा, लेकिन नेपाल को यह अधिकार था कि सलाह के बाद वह भारत से या भारत के रास्ते अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार, गोला बारूद, युद्ध सामग्री और उपकरण आयात कर सकेगा। इस संधि के बदले में भारत नेपाल के बीच खुली सीमाएं स्थापित की गई। भारत नेपाल के खास संबंध है। 1950 में शांति और मित्रता के लिए प्रतिबद्ध भारत और नेपाल संधि ने नेपालियों को भारतीय जनता के समान शिक्षा और आर्थिक अवसर देने की बात कही गई है। भारत नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, जहां उन जाने के लिए किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। रोजगार के अवसर।
करीब 60 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं। 45,000 से ज़्यादा नेपाली नागरिक भारतीय सेना और पैरामिलिट्री में काम करते हैं। करीब 6 लाख से ज़्यादा नेपाल में लोग रहते हैं, जिसे मधेसी कहते हैं। रिश्ते का आर्थिक पक्ष क्या है? नेपाल के कुल कारोबार में 66% व्यापार भारत के साथ होता है और 26,127 करोड़ मूल्य के व्यापारिक रिश्ते हैं नेपाल के और भारत के साथ। 3,187 करोड़ वैल्यू का कुल निर्यात नेपाल से भारत होता है और 22,339 करोड़ का माल नेपाल में भारत से निर्यात होता है। भारत एवं नेपाल के मध्य विवाद के भी कुछ मुद्दे हैं। पानी का बंटवारा दोनों मुल्कों के बीच विवाद का विषय है। सुस्ता और काला पानी जैसी नदियों को लेकर दोनों देशों में क्षेत्रीय विवाद है। हालिया सीमाबंदी ने दोनों देशों के रिश्ते को बिगाड़ दिया है। नेपाल ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में भारत की दखलंदाजी पर आपत्ति जताई थी। भारत नेपाल संबंध में चीन की भूमिका क्या है? हालिया सीमाबंदी के कारण चीन ने नेपाल से ईंधन लेने की प्रक्रिया में कुछ कदम बढ़ाया है। नेपाल अपने पूर्वोत्तर पड़ोसियों के साथ व्यापार की राहें खोल रहा है। साल दर साल नेपाल अपने चीनी निवेश की तादाद बढ़ा रहा है। नेपाल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए चीनी कंपनी की मदद ली है। 1.6 अरब डॉलर की कीमत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। कैसा होगा भविष्य? नेपाल का सामरिक और रणनीतिक महत्व। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगी है। नेपाल में अस्थिरता भारत को भी प्रभावित करती है। भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों में सुधार करना चाहिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान के हालिया हालात के मद्देनजर ऐसा करना बेहद जरूरी है। वर्तमान में भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है और नेपाल के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाला, नेपाल की विकास परियोजनाओं में सर्वाधिक रूप से जुड़ा हुआ देश भारत है। नेपाल की सहायता करने में भारत प्रतिवर्ष 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च करता है। भारत ने सड़क और राजमार्गों और विमानपत्तनों के निर्माण में, नदियों को बांधने और बाढ़ रोकने और बिजली उत्पादन तथा लघु स्तरीय परियोजनाओं के साथ सीमेंट और शक्कर जैसी औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में सक्रिय भाग लिया है। नेशनल हाईवे, विमानपत्तन, बिजली उत्पादन, सीमेंट और चीनी के उत्पादन में भूमिका निभा रहा है भारत। नेपाल ने विरोध प्रकट किया है। 1984 में चाइना से संधि किया है। नेपाल ने मानसरोवर यात्रा को शुरू किया गया है। भारत चीन संबंध क्या है? देखो, वन बेल्ट वन रोड एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ता है व्यापार के लिए। मार्क्सवादी विस्तारवादी चाइना की पॉलिसी है। मार्क्सवादी और विस्तारवादी विचारधारा है चीन की। चाइना पहले आक्रमण की नीति को अपनाता है। आधिकारिक तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की कसम खाती है। पंचशील संधि भारत और चाइना के बीच में हुई थी 1954 में। ठीक है, इसमें क्या सहमति बनी थी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान किया जाएगा, परस्पर अनाक्रमण की नीति अपनाई जाएगी, एक दूसरे के आंतरिक मामले में परस्पर और हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी, समानता और परस्पर लाभ के लिए काम किया जाएगा, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व का ख्याल रखा जाएगा। हजारों वर्ष तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु जब वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे तथा पड़ोसी देश बन गए। 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारी, तीर्थयात्री और विद्वान के अलावा गमन तक ही सीमित थे। दोनों देशों के मध्य व्यापक तौर पर बातचीत की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता 1947 और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति 1949 के बाद हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे। नेहरू जी के इस विचार ने शुरुआती दौर में भारत चीन संबंधों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि भारत और तिब्बत के मध्य आध्यात्मिक संबंध चीन के लिए चिंता का विषय था। 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया गया नेहरू और झोउ अनलाई के बीच, ताकि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय के क्षेत्र पर विस्तारवादी और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगाया। चीन ने भारत के मानचित्र में प्रदर्शित 1,04,000 किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा प्रस्तुत किया। दोनों देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग की गई। 1962 में चीन की पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मैकमोहन रेखा को पार कर भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के मध्य युद्ध शुरू हो गया तथा संबंध और अधिक खराब स्थिति में पहुंच गए।
1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के एक नए चरण की शुरुआत की, जिसके माध्यम से भारत चीन के संबंध पुनः सामान्य होने लगे। भारत विभिन्न क्षेत्रों पर भारत और चीन संबंध क्या है? राजनीतिक संबंध अगर देखा जाए तो भारत ने 1 अप्रैल 1950 को चीन के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे और इसी के साथ भारत और पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला और गैर समाजवादी देश बन गया। राजनयिक संबंध है भारत के चाइना के साथ। 1962 में भारत चीन के बीच सीमा संघर्ष की शुरुआत दोनों देशों के मध्य एक गहरा झटका था, परंतु 1988 में राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो दोनों देशों के प्रतिनिधि के मध्य समय समय पर द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ अनौपचारिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है, जो यह दर्शाता है कि दोनों देश अपने दीर्घकालिक हितों को लेकर सजग हैं। वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध क्या है? भारत और चीन के ने वर्ष 1984 में एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत उन्हें एमएफ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया 1984 में। इसके पश्चात 1994 में दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध में पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखी गई है। 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 की शुरुआत में दोनों देशों के बीच $3 बिलियन तथा का व्यापार था, जो अब है $84 बिलियन का हो गया है। $3 बिलियन का व्यापार था, लेकिन अब $84 बिलियन, ये व्यापारिक घाटा है इसके साथ भारत का। सांस्कृतिक संबंध क्या है? भारत चीन के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत कई शताब्दी पहले हुई थी। कुछ ऐसे ही साक्ष्य मौजूद हैं जो भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता और चीन की शांग झाओ सभ्यता के मध्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान को दर्शाता है। पहली और दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्री और विद्वान ने ऐतिहासिक रेशम मार्ग के माध्यम से चीन की यात्रा की। इसी तरह कई चीनी यात्री त्सिंग फाहियान आदि ने भारत की यात्रा पर आए। इसके अलावा शैक्षणिक आदान प्रदान हुआ। वर्ष 2003 में पेकिंग यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन केंद्र की भी स्थापना की गई है। चीन में भी योग तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के सह प्रयोजकों में चीन भी एक था। भारतीय फिल्म भी चीन में काफी लोकप्रिय हुई है और वहाँ अच्छी कमाई करती है। शैक्षणिक संबंध देखो, भारत चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम ईईपी पर हस्ताक्षर किया था। भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया था। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया एक समझौता था। इस समझौते के तहत भारत और चीन एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। दोनों पक्षों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के परिणाम स्वरूप चीन में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के अनुसार चीन में विभिन्न विद्यालयों में कुल 18,171 भारतीय छात्र विभिन्न विषयों में अध्ययन कर रहे थे। अच्छा, भारत चीन संबंध में विवाद और चिंता क्या है? तिब्बत और दलाई लामा। उल्लेखनीय है कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सदैव ही काफी संवेदनशील रहा है। तिब्बत पर भारत का शुरुआती पक्ष और भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना ऐतिहासिक रूप से चीन के लिए चिंता का विषय रहा। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्ष लिया था। चीन ने दलाई लामा, जिनका तिब्बतियों पर गहरा प्रभाव है, को अलगाववादी मानता है। तिब्बत शरणार्थियों का पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर चीन का रवैया हमेशा से आलोचनात्मक रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानव अधिकारों के समूहों ने इस कदम के लिए भारत की प्रशंसा की है। सीमा विवाद क्या है? भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा विवाद है। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। दावा, वर्तमान में अक्साई चीन के पास है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था तो उनका ये मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मोदी फेल हो गया। जल विवाद हो गया। भारत चीन के बीच जल विवाद मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, जो दोनों देशों से होकर बहती है। बीते कुछ वर्षों में कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही है कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से बांध का निर्माण कर रहा है, और यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है और ये दोनों पक्षों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है। ये सब तो डोकलाम मुकलाम उस समय था और नहीं है।
चिंता क्या है? चीन दक्षिण चीन सागर में 90% हिस्से को अपना मानता है। ये एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चीन ताइवान और वियतनाम स्प्रॉटल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी जताते हैं। विदित हो कि स्प्रॉटल दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उल्लेखनीय है कि भारत वियतनाम के अनुरोध पर दक्षिण चीन सागर में तेल का अन्वेषण करता है और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है। वन बेल्ट वन रोड और भारत वन बेल्ट वन रोड का पहला चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास और संपर्क योजना है, जिसका लक्ष्य है कि चीन को सड़क और रेल मार्ग द्वारा जल मार्ग के माध्यम से यूरोपीय और एशिया और अफ्रीका से जोड़ना है। पर भारत अब तक इस पहल में शामिल नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की उबुर पहल में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी को भी शामिल किया गया है। चूंकि सीपीईसी गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है, और उबोर में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान करना है, जो भारत के संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके अलावा उबोर वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट का माध्यम है, जिसके जरिए वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाह के विकास और औद्योगिक केंद्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास में के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जो कि दीर्घकालीन में भारत के हितों में नहीं है। ठीक है। व्यापार घाटा एक बड़ी चिंता है। बीते 2 दशकों में भारत और चीन के व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक और वर्ष 2000 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार $3 बिलियन था, वहीं 2008 और 2017 में ये $84 बिलियन तक हो गया है। विदेश मंत्रालय इस प्रकार चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे बड़ा साझेदार बन गया है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 में ये $95 बिलियन था, परंतु इसमें भारत का कुल निर्यात मात्र 18 बिलियन का था। अर्थात चीन ने भारत से जितना सामान खरीदा उससे 5 गुना अधिक सामान बेचा। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा भी चीन के साथ ही है, जो वर्ष 2018 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $57.86 बिलियन का था। चीन का एक हांगकांग संकट भी है। चीन भारत का रुख चीन की हांगकांग नीति के प्रति उदासीन रहा है। भारत ने कभी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं किया है, जबकि अन्य देश खुलकर हांगकांग के लोगों का समर्थन करते हैं। चीन के साथ भारत पहले से उपस्थित मतभेद को बढ़ाना नहीं चाहता है, किंतु चीन का रुख कश्मीर के जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी ही रहा है तथा वह हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा है। एक ओर चीन कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, वहीं स्वयं हांगकांग के मामले में अमानवीय रूप अख्तियार करता है। भारत को भी चीन के रुख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिए। यदि चीन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो भारत भी हांगकांग के मुद्दे पर खुलकर हांगकांग का समर्थन करेगा। भारत चीन के साथ सकारात्मक पक्ष भी है कुछ कि भारत चीन सहयोग क्षेत्र दोनों देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उन्हें सांस्कृतिक स्तर पर काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। उल्लेखनीय है कि भारत में जन्मा बौद्ध धर्म चीन में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। दोनों ही देश दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स का हिस्सा भी है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष वी कामत है, जो इंडिया के थे उस वक्त। अब कोई और होगा। ज्ञातव्य है कि भारत चीन समर्थित एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य भी था। भारत की विदेश नीति और चीन क्या है? भारत ने चीन से निपटने के लिए 2 तरफा नीति अपनाई है। इस नीति के तहत एक ओर भारत चीन के साथ आर्थिक संबंध को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कूटनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स तथा एससीओ और रूस और भारत चीन त्रिपक्षीय जैसे मंचों से लगातार जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भारत ने अपना सैन्य और निवारक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयास को नीति के दूसरे पक्ष के रूप में कायम रखना चाहता है। प्रेजेंट सिनेरियो तो कुछ और होगा। अब हालिया अनौपचारिक शिखर सम्मेलन ये भी नहीं काम का है, हटाओ, ये सब खत्म हो गया। भारत बांग्लादेश संबंध देखो, 1971 में बना है बांग्लादेश। ठीक है, 1971 में बना है बांग्लादेश। 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना है। शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान फौज के इंडियन फौज के सामने आत्मसमर्पण किया था, तब बांग्लादेश बना है। शिमला समझौता हुआ था 1972 में इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में। 90,000 बांग्लादेश में बंदी पाकिस्तानी को, बांग्लादेश में जो है ना बंदी पाकिस्तानी था 90,000, उसको छुड़ाया भी गया था। एक अहम मुद्दा पंचशील समझौते में क्या हुआ था?
पंचशील शिमला समझौते में हुआ था कि 90,000 पाकिस्तानी को बांग्लादेश से छुड़ाना एक अहम मुद्दा था। और इसकी भूमिका क्या थी? भारत बांग्लादेश संबंध उपमहाद्वीप में शायद सबसे जटिल संबंध है। गौरतलब है कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत के इस अहम योगदान को ये कहकर झुठला दिया जाता है कि वह पाकिस्तान के संदर्भ में अपने हितों का पालन कर रहा था। उल्लेखनीय है कि जल विवाद, सीमा विवाद, न्यूमोर द्वीप समस्या, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद समस्या और भारत विरोधी गतिविधि, इस तरह के विवाद मुद्दों के कारण दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद क्या है? दरअसल उपमहाद्वीप में सीमा विवाद अंग्रेजों के जाने के बाद ही शुरू हो गया था। भारत के प्रयासों के द्वारा 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र को संप्रभुता तो हासिल हुई, पर साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद गले की हड्डी बन गई। लेकिन 2015 में भारत बांग्लादेश संबंध में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस अध्याय का नाम भूमि सीमा करार, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, LBA की उम्मीद ये थी कि LBA भारत बांग्लादेश संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालांकि LBA के 2 वर्ष पश्चात भी भारत बांग्लादेश संबंधों में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई। भूमि से सीमा करार क्या था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या था? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच था। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ज़माने में बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था और प्राकृतिक रूप से बने पहाड़, जंगल, नदियाँ, खासकर इंसान और उनके बस्तियों को भी ठीक ढंग से बांटा नहीं जा सका। लकीरें खींचने से जो तकनीकी दिक्कत थी, वो बांग्लादेश बनने से लेकर वर्ष 2015 तक यथावत जस की तस बनी रही और इस तरह ये मामला लंबित मामले की श्रेणी में आ गया। दरअसल बांग्लादेश के कुछ हिस्से में भारतीय रहते थे और वह इलाका भारत का था। ठीक उसी तरह भारत में भी कुछ ऐसे भूभाग थे जो बांग्लादेश के थे और इस पर बांग्लादेशी निवास करते थे। इस वजह से जो भारतीय सीमा के उस पार रहते थे, उन पर भारतीय कानून लागू नहीं हो पाता था और उन्हें भारत सरकार की सुविधाएं और अधिकार भी प्राप्त नहीं हो पाते थे। एक और समस्या ये थी कि सीमा के सीधे और सरल न होने के कारण अवैध तरीके से आवागमन को रोकना भी सुरक्षा बलों के लिए एक सिरदर्द था। इसी को लेकर भारत एवं बांग्लादेश के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 1974 तैयार किया गया था, जिससे वर्ष 2015 तक सदन पारित नहीं किया जा सका। हालांकि 2015 में तत्कालीन सरकार ने इस काम को तेजी दिखाई और मतभेद को भुलाकर लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर एक राय बनी। एक सदन में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस समझौते के तहत 111 सीमावर्ती इनक्लेव बांग्लादेश को मिले, जबकि बदले में 51 इनक्लेव भारत का हिस्सा बने। साथ ही भारत के बाशिंदे भारतीय जमीन पर लौट आए और भारत ने 7,110 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इसी प्रकार भारतीय हिस्से के एन्क्लेव में रह रहे बांग्लादेशी वहां चले गए और वहां मौजूद भारतीय एन्क्लेव की भूमि जो 17,158 एकड़ है, वह बांग्लादेश की हो गई। 7,000 और 17,000। वर्तमान चुनौतियां क्या है? वर्तमान में भारत की तरफ से भारत बांग्लादेश सीमा की कांटेदार तारों से घेराबंदी की जा रही है। वर्तमान में भारत की तरफ से भारत बांग्लादेश सीमा की कांटेदार तारों से घेराबंदी की जा रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। दोनों देशों के बीच जल विवाद भी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर कई बार निर्दोष बांग्लादेशी भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए सीमा पर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे निर्दोष बांग्लादेशी और एक आतंकवादी में भेद करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के बाद भी एक आम बांग्लादेशी के मन में भारत के विरुद्ध छवि बनती जा रही है। आगे क्या हो सकता है? ये चिंतनीय है कि भारत को एक ही साथ 2 मोर्चों पर आतंकवाद से दो हाथ करना पड़ रहा है। कश्मीर में जहां आए दिन सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, वहीं भारत बांग्लादेश सीमा भी लगातार अशांत बना हुआ है। यदि भारत को बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने हैं तो पहले बांग्लादेशी जनता का दिल जीतना होगा। तिस्ता मामले का हल नहीं निकल पाना, बांग्लादेशी बाजारों में भारतीय सामानों का नहीं पहुंच पाना, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इसलिए खत्म नहीं हो पा रही हैं क्योंकि बांग्लादेशी सरकार को ये लगता है कि भारत के अत्यधिक नजदीक जाने से उनकी जनता उनसे रूठ जाएगी और अगले चुनाव में सत्ता पाना मुश्किल हो जाएगा। अतः भारत को चाहिए कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के माध्यम से बांग्लादेश ने जो भी लाभ प्राप्त किया है उसकी मार्केटिंग करे और द्विपक्षीय वार्ताओं को उनका इस्तेमाल करे। भारत वहां की जनता को यह बताए कि बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारत है और बांग्लादेश के विकास में भी वह अहम भूमिका निभा रहा है।
निष्कर्ष क्या है? भारत बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में भी हाल के वर्षों में बढ़ोतरी के प्रयास किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने बांग्लादेश के विकास में भी अपनी साझेदारी बढ़ाई है। गौरतलब है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ संपर्क तथा अंतःक्रिया बढ़ाने व इन देशों के भारत की जनता के बीच संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने पर बल दे रहा है। भारत द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों व इन देशों के मध्य संचार और यातायात ढांचे के विकास पर बल दिया गया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने एलबीए का सामरिक तथा समुचित ढंग से लाभ नहीं उठाया है। भारत भूटान संबंध देखो, भूटान जो था ना वो पहले राजतंत्र था। 2008 में लोकतंत्र बना। उसके बाद लगभग 4000 छात्र भूटान के भारत में पढ़ते हैं। 4 राज्य से घिरा हुआ है भारत के, तो असम है, सिक्किम है, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश है। इसकी सीमा लगी हुई है 4 राज्यों से। नथुला दर्रा भारत है कि सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। नथुला दर्रा से सिक्किम भूटान से जुड़ा हुआ नथुला दर्रा, ठीक है ना। भारत भूटान के बीच 605 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1910 की ब्रिटिश संधि के बाद भारत भूटान पड़ोसी देश बने हैं। 1910 की ब्रिटिश संधि के बाद भारत भूटान पड़ोसी देश बने। पॉपुलेशन ऑफ भूटान 8 लाख है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स, बिम्स्टेक, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का सदस्य जो है वो भूटान है। भारत चीन के बीच बफर जोन का काम करता है। भूटान की मुद्रा जो है नगुल्ट्रम है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। भूटान चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। भारत भूटान संबंध क्या है? भारत की आज़ादी के बाद 8 अगस्त 1949 को भारत भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें अनेक प्रावधान शामिल थे। काफी लंबे समय तक इस संधि को जारी रहने के बाद भूटान के आग्रह पर 8 फरवरी 2007 को इसे बदलाव कर इसे अद्यतन बना दिया गया। अद्यतन संधि में ये उल्लेख है कि भारत भूटान के बीच अस्थायी शांति और मैत्री होगी। दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चुनौती क्या है? आज का लोकतांत्रिक भूटान अपनी संप्रभुता के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि भारत के साथ उसके प्रगाढ़ संबंध बने रहें और चीन सहित अन्य शक्तियों से भी संतुलन सधा रहे। निवेश की आकांक्षा से अपने उत्तर पूर्व पड़ोसी चीन के प्रति आकर्षण से भूटान इसलिए भी स्वयं को बचाता है क्योंकि भारत से उसके संबंध बेहद विश्वासपूर्ण रहे हैं। लेकिन डोकलाम की घटना के बाद चीन की विस्तारवादी नीति ने दोनों देशों के सामने सीमा सुरक्षा संबंध चुनौतियों को खड़ा कर दिया। चीन भूटान के साथ औपचारिक, राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है तथा कुछ हद तक भूटान के लोग भी चीन के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध का समर्थन कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में भारत के सामने कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भारत को भूटान की चिंताओं को दूर करने के लिए मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूटान में चीन हस्तक्षेप बढ़ाने से भारत भूटान के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव कमजोर पड़ने का खतरा है। भूटान का राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सामरिक और कूटनीतिक राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों रहता है भूटान? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान के बीच सहयोग के संदर्भ में एक नया खाका प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार अब जल विद्युत और हाइड्रो पावर के अतिरिक्त शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे नए क्षेत्रों में भूटान के साथ सहयोग किया जाएगा। मुख्य बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री ने भूटान के अधिक से अधिक छात्रों को बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है। इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। भारत भूटान ने संयुक्त रूप से ग्राउंड अर्थ स्टेशन और सैटकॉम नेटवर्क का उद्घाटन किया है, जिसमें भूटान में दक्षिण एशिया उपयोग के लिए इसरो की सहायता से विकसित हुआ है। भूटान के विकास को सुविधाजनक बनाने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत भूटान के साथ ई-स्कूल, अंतरिक्ष, स्पेस और डिजिटल पेमेंट से लेकर आपदा प्रबंधन तक बड़े पैमाने पर सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। इस समय भूटान के 4000 से अधिक छात्र भारत में अध्ययन करते हैं तथा इस संख्या में और अधिक वृद्धि की जा सकती है। भारत के प्रमुख आईआईटी और भूटान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बीच कनेक्टिविटी से शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक सहयोग संभव होगा, किंतु भारत में भूटानी छात्रों की गिरती हुई संख्या चिंता का विषय है। कुछ विद्वानों ने भूटान से भारत के आर्थिक संबंधों को फिर से परिभाषित करने की मांग की है, जिससे भूटान में अधिक निवेश संभव हो सके। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा लाभदायक हो सकती थी। निष्कर्ष क्या है? पिछले कई दशकों में भूटान के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का एक अस्थायी कारक रहा है। साझा हितों और पारस्परिक रूपों से लाभप्रद सहयोग पर आधारित अच्छे पड़ोसी के संबंध का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये उस बात का प्रतीक है कि दक्षिण एशिया की साझा नियति। यही वजह है कि आज परिपक्वता, विश्वास और सम्मान और समझ बूझ और निरंतर विस्तृत होते कार्यक्षेत्र में संयुक्त प्रयास भारत भूटान संबंधों की विशेषता है। 1949 की भारत भूटान संधि
भारत की आज़ादी के बाद 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच दार्जिलिंग में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें अनेक प्रावधान शामिल थे, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कि रक्षा और विदेशी मामले में भूटान का भारत पर आश्रित होना। काफी लंबे समय तक इस संधि के जारी होने के बाद भूटान के आग्रह पर 8 फरवरी 2007 को इसमें बदलाव कर अद्यतन बना दिया गया। अद्यतन संधि में ये उल्लेख है कि भारत और भूटान के बीच अस्थायी शांति मैत्री हो गया। इसके अलावा इसमें से ऐसे प्रावधान को हटा दिया गया है जो समय के साथ अप्रचलित हो गए थे। अद्यतन संधि में पारस्परिक और दीर्घकालिक लाभ के लिए आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और इसके विस्तार, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के नए प्रावधान शामिल किए गए। इसमें दोनों देशों के नागरिक के साथ व्यवहार अथवा हमारी विद्यमान मुफ्त व्यापार व्यवस्था से किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं है। ये माना गया है कि अद्यतन संधि से दोनों देश अपने अपने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध क्रियाकलाप हेतु अपने क्षेत्र का उपयोग न करने देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत भूटान के बीच वीजा नहीं है। ठीक है ना। राजतंत्र से लोकतंत्र में बदला भूटान। सदियों तक चले राजतंत्र के बाद वर्ष 2008 में भूटान ने लोकतंत्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से इसकी शुरुआत तत्कालीन भूटान नरेश ने की। उन्हीं के पहल पर भूटान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुए। तब से अब तक वहां 3 बार चुनाव हो चुके। भूटान के संविधान के अनुसार आम चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में मतदाता विभिन्न दलों में से अपनी पसंद के दल चुनते हैं और सर्वाधिक पसंद किए गए केवल 2 दल के उम्मीदवार को ही दूसरे चरण में भूटान के 20 जिलों में से उम्मीदवार का मौका मिलता है। राष्ट्रीय सभा के निम्न सदन की 47 सीटों में से अधिकांश पर विजय प्राप्त करने वाले दल के नेता को भूटान के राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सामरिक रूप से भारत के लिए भूटान का महत्व क्या है? भूटान भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिए की गई है। वर्ष 1971 के बाद से भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश के प्रवेश का समर्थन भी भारत ने ही किया था, जिसके बाद से इस देश को संयुक्त राष्ट्र में विशेष सहायता मिलती है। भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। भारत के साथ भूटान का मजबूत आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध भी है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य है और बिम्स्टेक और वर्ल्ड बैंक और IMF का सदस्य भी बन चुका है। भौगोलिक स्थिति के कारण भूटान दुनिया के बाकी हिस्से से कटा हुआ है, लेकिन अब भूटान ने दुनिया में अपनी जगह बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। हालांकि समय में भूटान ने एक खुली द्वार नीति विकसित की है और दुनिया के कई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भी भूटान को एचेल्स हिल्स की संज्ञा दी जाती है। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। चुंबी घाटी से चीन की सीमाएं लगभग 80 माइल की दूरी पर है, जबकि भूटान चीन से अपना लगभग 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में चीन के विस्तारवादी रूप के मद्देनजर भूटान की सीमाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा हो सकता है। भारत और भूटान के बीच 405 किलोमीटर लंबी सीमा है तथा वर्ष 1949 में हुई संधि की वजह से भूटान की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और रक्षा नीति पर भारत का प्रभाव रहा है। भारतीय सेना भूटान की शाही सेना को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण देती है और इधर हालिया कुछ वर्षों में चीन ने भूटान को प्रभावित करने की कोशिश की है और इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि जितना भारत के लिए भूटान के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी है, उतना ही चीन के लिए भी भूटान से बेहतर संबंध रखना जरूरी है। लेकिन अभी तक भूटान और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं बन पाए हैं। ऐसे में भूटान चीन के निकट जाने की फिलहाल कोई सूरत दिखाई नहीं देती। देखो, भारत और भूटान से है चीन का सीमा विवाद। चीन की सीमाएं 14 देशों के साथ लगती हैं और इनमें से भारत और भूटान भी एक है, जिनके साथ चीन का सीमा विवाद अभी भी जारी है। वर्ष 2017 में हुआ डोकलाम विवाद इसी सीमा विवाद का परिणाम था। भूटान और चीन के बीच राजनीतिक संबंध नहीं है, जबकि भारत भूटान के बीच काफी गहरे संबंध हैं। भूटान को चीन और भारत के बीच का बफर जोन भी कहते हैं। भारत के लिए भूटान का महत्व उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से अधिक है। भूटान एक लैंड लॉक देश है जो एशिया कंटिनेंट में 2 बड़े देश भारत और चीन के बीच एक बफर जोन जैसा है। इसका महत्व वर्ष 1951 में चीन की तिब्बत पर कब्जा करने के बाद बढ़ गया है। भूटान के पश्चिम में भारत का सिक्किम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में पूर्व में असम है। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग जिला इसे नेपाल से अलग करता है। दोनों देशों की सीमाएं भले ही एक दूसरे को अलग करती हों, लेकिन भारत भूटान के नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में आने जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत भूटान व्यापारिक परिदृश्य क्या है? भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2018 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 9,228 करोड़ रुपए का था, जिसमें भारत में भूटान को होने वाला निर्यात 6,011 करोड़ रुपए का था, जो लगभग 84% है। भूटान से भारत का होने वाला निर्यात 3,217 करोड़ रुपए का था। भूटान को कुल निर्यात का 78% दर्जा दिया जाता है। भारत से भूटान निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु क्या क्या है? जैसे खनिज उत्पाद, मशीनरी,
मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण, धातु, वाहन, गाड़ी मोटर, सब्जी उत्पाद और प्लास्टिक की वस्तुएं। भूटान से क्या आता है? भारत से भूटान जाता है। भूटान से भारत को क्या निर्यात किया जाता है? आलू, बिजली, फल, फेरो सिलिकन, पोर्टलैंड, डोलोमाइट, सीमेंट, सिलिकन, लकड़ी के उत्पाद और इलायची। भारत भूटान व्यापार और परागमन समझौता 1972। इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 1972 के द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संचालित होता है, जिसे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था और 2017 में प्रभावी हुआ। इस समझौते में दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित की। समझौते को तीसरे देशों को भूटानी निर्यात की ड्यूटी का फ्री ट्रांजिट का भी प्रावधान है। भारत के लिए जल विद्युत का स्रोत और भूटान। भूटान की जल विद्युत परियोजनाएं दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं, जो भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। राजस्व अर्जन के साथ साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की 3 पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग किया है और ये परियोजनाएं चालू अवस्था में है तथा भारत को विद्युत निर्यात कर रही है। भारत भूटान के बीच जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग वर्ष 2006 में हाइड्रो पावर क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते और प्रोटोकॉल एग्रीमेंट और कोऑपरेशन इन हाइड्रो पावर एंड प्रोटोकॉल पर आधारित है, जिस पर मार्च 2009 में हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रोटोकॉल के तहत भारत सरकार भूटान सरकार के बीच 2020 तक कम से कम 10,000 मेगावाट जल विद्युत के विकास में सहयोग देने और भूटान भारत को अतिरिक्त विद्युत का निर्यात करने पर सहमत हुई थी। जल विद्युत निर्यात भूटान के घरेलू राजस्व का 40% है और इसके घरेलू उत्पादन का 25% से अधिक राजस्व प्रदान करता है। भूटान को भारतीय सहायता भी मिलती है, जैसे भारतीय सहायता से भूटान के तीसरे नरेश से दोरजी वांगचुक ने भूटान योजना आयोग की नींव रखी थी। तब से भारत भूटान में चलने वाली योजनाओं के लिए आर्थिक सहयोग देता है, ताकि संसाधन की कमी के कारण भूटान का विकास न रुके। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया था 2000 से 2017 के बीच। भूटान को भारत से बतौर सहायता लगभग $4.7 बिलियन मिले हैं, जो भारत की कुल विदेशी सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा था। यही नहीं, भारत ने भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम को रुपए के समान मूल्य पर ही रखा है। यही कारण है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा भूटान से दोनों मुद्राएं चलती है। यानी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में भूटान की और भारतीय दोनों मुद्रा चलती है, नगुल्ट्रम। प्रोजेक्ट दंतक क्या है? दंतक भारत के सीमा सड़क संगठन के द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट दंतक, जिसके तहत भूटान से लगभग 1800 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पारो एवं यांगफुला हवाई पट्टी, हेलीपैड, दूरसंचार नेटवर्क, भारत भूटान माइक्रोवेव लिंक, भूटान आकाशवाणी केंद्र, प्रतिष्ठित इंडियन हाउस परिसर, भूटान में इंडिया हाउस परिसर है, जल विद्युत केंद्र, स्कूल कॉलेज का निर्माण कार्य किया गया। वर्ष 1961 में भारत सीमा सड़क संगठन के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट दंतक किसी विदेशी धरती पर राष्ट्र निर्माण के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। दोनों देशों के संबंध में चुनौती क्या है कि आज की लोकतांत्रिक भूटान अपनी संप्रभुता के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रयास कर रहा है, जिसमें भारत से उसके संबंध प्रगाढ़ बन रहे हैं। चीन साहसिक अन्य शक्तियों से भी संतुलन सधा रहे। निवेश की आकांक्षा से अपने उत्तर पूर्व पड़ोसी चीन के प्रति आकर्षण से भूटान इसलिए भी स्वयं को बचाता है क्योंकि भारत से उसके संबंध बेहद विश्वासपूर्ण है। लेकिन डोकलाम घटना के बाद चीन की विस्तारवादी नीति ने दोनों देशों के सामने सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौती खड़ी कर दी है। चीन भूटान के साथ औपचारिक, राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है तथा कुछ हद तक भूटान के लोग भी चीन के साथ व्यापार और राजनयिक संबंध का महत्व समझते हैं। गौरतलब ये भी है कि मात्र 8 लाख की आबादी वाले देश भूटान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है और वह काफी हद तक भारत के होने वाले निर्यात पर ही निर्भर है। लेकिन इधर भारत की विमुद्रीकरण, जीएसटी जैसी घटनाओं ने व्यापार के मामले में भूटान में भ्रम उत्पन्न कर दिया है। इसलिए ऐसे सभी मुद्दे पर दोनों देशों को मिलकर विस्तार से विचार करना होगा, जो दोनों देश के विकास, शांति और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत ईरान संबंध। भारत की सीमाएं ईरान की सीमाओं से नहीं लगती, फिर भी भारत के लिए ईरान का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यह भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभावित करता है। अगर कश्मीर का मामला छोड़ दिया जाए तो ईरान ने हर महत्वपूर्ण मौके पर भारत का साथ दिया है। अभी तो विदेश नीति बदल गई है। देखो इसमें क्या है, ईरान है, भारत के सहयोग से बना है चाबहार बंदरगाह, जो भारत ईरान के बीच समझौते का आउटपुट है। इससे तो निकाल दिया भारत को। ईरान भारत, अफगानिस्तान, ईरान भारत, ईरान चाबहार बंदरगाह, कांडला बंदरगाह से इसका कनेक्टिविटी है और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है और ओबर वन बेल्ट वन रोड उधर से बन रहा है, पीओके और चाइना के बीच में।
चाहे बाहर से भारत अपने उत्पाद अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और ईरान भेज सकता है। देखो, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड सेना का एक भाग है, ठीक है।